नमस्कार। ये जो लेक्चर्स हैं जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 पर बन रहे हैं, ये सारे के सारे लेक्चर्स उन पुलिस ऑफिसर्स के लिए जो इन्वेस्टिगेट एकत्र करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उनको क्या एविडेंस फाइल पर लानी चाहिए, ये उसके उद्देश्य है। ये सीरीज है और ये बड़े काम की है। तो आज हमारा चैप्टर है फिफ्थ चैप्टर क्या कहता है कि हमें कौन कौन सी एविडेंस है जो है कलेक्ट करनी चाहिए। ये सेक्शन 5 है, जरा मैं पढ़ता हूं। ये सिर्फ ये बताना चाहते हैं, ये सेक्शंस जितने भी इसमें बताएंगे कि पुलिस को क्या इन्वेस्टिगेशन कलेक्ट करनी चाहिए जो मामले की जो घटना है उसकी तह तक जाकर न्यायपालिका को न्याय करने में आसानी प्रदान करे, और किनको लॉ परमिट करता है, किनको मानता है। ये इस एक्ट का, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का उद्देश्य है। इसका सेक्शन 5 क्या कहता है? द फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, इमीडिएट और अदरवाइज। देखिए जरा सा समझ लीजिए इसको। ऑफ द रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट ऑफ इश्यू और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग्स अंडर विच दे हैपेंड or which afford an opportunity of their occurrence or transaction are relevant। ये सेक्शन कहना चाहता है कि वो सब बातें, वो ओकेजन, वो कॉज, वो इफेक्ट, वो इमीडिएट और अदरवाइज जो तुरंत हुए हैं, ऑफ रिलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इश्यू ऑफ विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, जो एक स्टेट ऑफ थिंग्स को बचाते हैं, जिन परिस्थितियों में वो घटना घटित हुई, जिन परिस्थितियों में वो घटना घटित हुई, और विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ देयर ऑकरेंस, और जिनके कारण से या जिन बातों ने, जिन कारणों ने घटना का मौका दिया, जिसके कारण से घटना घटित हुई, घटना को मौका देने वाली बातें घटना का कारक होती हैं। उदाहरण के तौर से, जब उदाहरण से समझेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। फैक्ट्स वो तथ्य, विच आर ओकेजन जो प्रसंग है, कॉज है, इफेक्ट है, इमीडिएट और अदरवाइज, या तो किसी चीज का कारण है, हेतुक है, प्रसंग है, प्रभाव है, और जो तुरंत या अदरवाइज ऑफ रेलेवेंट फैक्ट्स, रेलेवेंट फैक्ट्स का के कारण है, और फैक्ट इन इश्यू, जो फैक्ट इन इश्यू है, और विच कंस्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, और जो स्टेट ऑफ थिंग्स को क्लियर करते, को बनाते हैं, विच दे हैपन, जिसके कारण से ये, जिनकी जिनकी परिस्थितियों के अंतर्गत वो होती है, घटित होती है, और विच अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर देयर ऑकरेंस और ट्रांजेक्शन आर रिलेवेंट। हिंदी में पढ़ता हूं। वे फैक्ट्स रेलेवेंट हैं जो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू के अविहित या अन्यथा प्रसंग, हेतु या परिणाम है, या जो उसकी वस्तु स्थिति को गठित करते हैं, अर्थात उसकी वस्तु स्टेट ऑफ थिंग्स को गठित करते हैं, जिसके अंदर वे घटित हुए, जिसने उनके घटित होने या संव्यवहार का अवसर। तो ऐसी बातें जिनके कारणों से घटना घटित होती हो, वो भी एविडेंस ली जानी चाहिए, या उस एविडेंस पर भी गौर किया जाना चाहिए, उस साक्ष्य पर गौर किया जाना। उदाहरण से समझे। एक आदमी है, वो 50 लाख रुपए बैंक से निकाल के, या समझो उसके घर में 50 लाख रुपए निकले हैं, उसे कहीं वो पहुंचाने हैं 50 लाख। वहां उसके घर में वो 50 लाख रुपए लेके चलता है, और वहां कई लोग जो घर के हैं, बाहर वालों को तो पता नहीं, उसे देखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति लूटा जाता है। तो यहां पर किन किन लोगों ने उस पैसे को देखा? प्रश्न यह है कि यदि उस पर पैसे ना होते तो वो लुटता नहीं।
और किन लोगों को ये अवसर मिला जिन्हें ये पता लगा कि उसके पास पैसे थे, जिसके पास ये पैसे थे। तो ये सारी की सारी जो घटनाओं की सीरीज है कि उसके पास पैसे थे, वो पैसे लेकर निकला, ये जो एक घटनाक्रम है, कौन-कौन वहाँ मौजूद था, किस-किसने पैसे दिए, ये सारी की सारी चीज़ें अगर उस घटना पे प्रकाश डाल सकती हैं, तो ऐसे एविडेंस को फाइल पर लाना चाहिए। ऐसी एविडेंस को फाइल पर लाना चाहिए। आप भी तो जब मुलजिम को पकड़ेंगे, तो आप इसी बात पे तो पकड़ेंगे ना, कि भई हाँ, हाँ, वो लोग थे, इन लोगों ने पैसा देखा, पैसा देखने के बाद लूट हुई। तो उनके वीडियो फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, बातचीत करके पूछताछ के आपको पता लगता है कि फलानी जगह से, फिर वो पैसा बरामद हो जाता है, तो आपका केस सिर्फ़ सॉल्व हो जाता। तो ऐसी चीज़ें जो घटनाक्रम में घटित हुई हैं या जिन्होंने इस तरीके का जिस परिस्थितियों ने ऐसा अवसर प्रदान किया है, जो स्टेट ऑफ थिंग्स है, ऐसी जो एविडेंस हैं, जो उसका कारण बनती हैं, जो उसका कारण बनती हैं या जो हेतु हैं या जिनके कारण ये घटना का परिणाम उत्पन्न हुआ, ये लूट का। यदि वो चुपचाप पैसा ले जाता, किसी को दिखाता नहीं, कोई उसे देखता नहीं, तो ये लूट ही नहीं होती, किसी को पता ही नहीं होता क्या ले जा रहा है। एक कोई आदमी बोरी में कूड़ा ले जा रहा है, किसी को क्या पता कोड़ा है या नोट है, जब तक कि कोई हमारे घर का मुख बन ना हो, ना घर वाला कोई बतावे ना। तो उन परिस्थितियों में जो सारा घटनाक्रम है या उनका जो प्रभाव है और उनके अंदर जो स्थिति घटित हुई है, वो सारी की सारी भी ये सेक्शन उनको जो ओकेजन प्रदान करती हैं या कॉज उसका कारण होती है घटना का या उसके इफेक्ट होती हैं, जो तुरंत होती हैं, इमीडिएट इफेक्ट डालती हैं। ऐसी जो चीजें हैं, उन चीजों की एविडेंस भी रेलेवेंट, उन फैक्ट्सों की वो भी फैक्टों की रिलेवेंसी होती है, फैक्ट इन इश्यू और रिलेवेंट फैक्ट पर प्रकाश डालने की। हमारा क्या उद्देश्य होता है, जब भी कोई घटना होती है, उसके अंदर कोई घटना के कारण होते हैं, फैक्ट इन इश्यू होता है कि क्या घटना है और उसमें क्या रिलेवेंसी है। तो ये जो अवसर हैं, कॉजेज हैं, इफेक्ट्स हैं, ये उसकी घटना के कारणों पर प्रकाश डालते हैं। तो ऐसे कारणों को भी हमें अपने एविडेंस में लेना चाहिए, अवसर को नाम डालते हैं। तो ये पैसा होना, ये उसकी रिलेवेंसी है। लूट हो गई, अब लूट हो गई तो पहले ये तो बताओगे कि साहब उसमें पैसा था। तो ये जो है ऐसी एविडेंस कि उसमें पैसा था, कहां से निकाला, ये भी हमें सिद्ध करनी चाहिए। एक औरत है, उसका आदमी कहता है कि मैं जो है कल रात को 10 बजे बाहर जाऊंगा। उस औरत का किसी आदमी से चक्कर है, दूसरे से। वो उस आदमी को बताती है कि ये कल रात को 10 बजे घर से बाहर जाएगा और वो आदमी जब वो अकेला होता है, जब जाता हुआ होता है, तो उसका कत्ल कर देता है। तो उस औरत पर ये आरोप था कि उसने अपने पति का कत्ल में शामिल रही है। तो ये जो उसने उसको बताया है और जानती है कि उसका पति है, ये सब उसका मिला-जुला वो है और जिससे कि उसको अवसर प्राप्त हो गया, उस मुलजिम को अवसर प्राप्त हो गया, उसके इस बताने से। तो अब यहाँ पे हमारी रेलेवेंसी क्या है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है इसमें? तो एक तो उन दोनों के, एक उस आदमी के और उसके प्रेमी के आपस में अवैध संबंध थे। ये रेलेवेंट है, जिसके कारण ये घटना घटित हुई, जिसका ये कारण परिणाम है। रात्रि में जाने का उल्लेख प्रेमी को बताती है, तो प्रेमी को ये अवसर देती है जो ओकेज़न इसके अंदर दिया है। और फैक्ट इश्यू क्या है कि औरत का कत्ल, उस आदमी का कत्ल हो गया। तो ये चीजें भी उस पर प्रकाश डालती हैं, इसलिए सेक्शन 5 इन ऐसे अवसरों को, ऐसी बातों को, ऐसे ओकेजन को जिनके कारण से घटना घटित हुई है, ऐसी एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए कहते हैं। प्रश्न ये है कि एक आदमी ने एक आदमी की हत्या की, वहां पर गुत्थम गुत्था के निशान थे,
आपस में जब लड़ते हैं तो उनके निशान वहां मौजूद थे। तो इस तरीके की जो एविडेंस है वो रिलेवेंट एविडेंस है, वो एविडेंस हमें कलेक्ट करनी चाहिए। तो वो जो घटना है, जो वहां जो गुत्थम गुत्था के निशान है, उसकी हमें फोटोग्राफी करनी चाहिए। उस पर अगर कोई चीज पड़ी है तो उसे उठा लेनी चाहिए, क्योंकि वो हमें उस जगह पर इफेक्ट बता रही है, घटना होने के क्या इफेक्ट हुए हैं, वहां पर क्या जो गुत्थम गुत्था हुई है उसके क्या निशान आए हैं, क्या चीजें हुई हैं, चीजें टूटी पड़ी हैं, क्या हुई है। तो वो जो स्टेट ऑफ थिंग्स है उसकी इफेक्ट्स बता रही है वहां पे। ऐसी एविडेंस भी हमें लेनी चाहिए, फोटोग्राफी करा लें उसकी, वीडियो बनवा लें उसकी गुत्थम गुत्था के निशानों की, या वहां जो चीजें हैं वहां उन्हें उठा लें। तो ऐसी एविडेंस भी हमारे लिए सारगर्भित हो सकती है। जैसे टेप रिकॉर्ड होता है, आदमी कोई रिकॉर्ड कर लेता है टेप में, और उसमें जो बातें हैं, अगर किसी का आदमी का कत्ल होता है लेकिन उससे पहले कुछ बातें वहां टेप रिकॉर्ड खुला रह गया और वो बातें रिकॉर्ड हो जाती है, किसी के फोन में रिकॉर्डिंग है, तो ऐसी रिकॉर्डिंग वार्तालाप जो उस समय किए गए हैं वो भी सुसंगत है, वो भी रिलेवेंट है, जो फैक्ट इन इश्यू पर प्रकाश डालेंगे। उसमें क्या है फैक्ट इन इश्यू में? टेप रिकॉर्ड आपने लिया, अगर हमने ये सिद्ध कर दिया कि उस टेप रिकॉर्डर में जो कत्ल के बारे में प्लानिंग हो रही थी, बात हो रही थी, वो उसमें आवाज उसी व्यक्ति की है जो कत्ल में शामिल होने की, जिसकी हमने के ऊपर मुकदमा लाए, तो उनकी जो बात है और टेप वार्ता है, अगर वो एक्यूरेट है, अगर राइटिंग सॉरी फॉरेंसिक लैब ये कह देती है कि हाँ ये टेप रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक है और ये वार्ता इन पार्टीज के बीच में हुई है, तो ये उसका कारण, तो कॉज, ये क्या है? कॉज है, ये कॉज को बता देगी कि ये इसका कॉज है, इस घटना का जो कॉज है वो ये है। तो घटना के कॉज, घटना के इफेक्ट, घटना के ऑब्जेक्ट, या जिसे कहते हैं कॉज ही है, इन पर प्रकाश डालेगी। अब जैसे पहली वाला ये पैसा लेकर लूट वाला बता, तो इसमें क्या, धन लेकर जाना, किसी को धन ले जाने का पता हो, किसने धन ले जाने का पता है, किसने धन लेकर जाते हुए देखा, क्योंकि ये लूट के कारण या हेतु है, ये लूट के कारण या हेतु हैं, जिनके कारण से ये लूट का अवसर मिला गया। अगर हम इस लूट की घटना में देखें तो इसमें विशेष कार्य क्या हुआ, इसमें जो है विशेष कार्य क्या हुआ, इसके अंदर जो विशेष कार्य है वो देखे तो लूट विशेष कार्य है। तो इससे क्या है, कार्य से उस व्यक्ति को जिसने उस रकम को देखा, अगर वो उसमें शामिल है तो उससे जोड़ने में सहायता मिलती है ऐसी एविडेंस से। वो जो कार्य है उस विशेष कार्य से उस व्यक्ति को जोड़ने में सहायता मिलती है जिसने ये दुर्घटना की, जिसने ये लूट की। अगर मान लो रुपया ही ना होता तो लूट नहीं होती ना, तो रुपया देखने का अवसर किसको मिला, ये रेलेवेंट है। तो ये बात, ये जो सेक्शन है ये अवसर के लिए बात करता है। एक व्यक्ति ने एक व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट में बयान दिया, जब वो कोर्ट से बाहर निकला उसकी हत्या हो गई। ये क्या है, यही तो हेतु बता रहा है, मृत्यु का कॉज का कारण क्या है। हम जो पुलिस ऑफिशियल्स है, अगर वो ये एविडेंस कर लगे हत्या हो गई, ये तो कोई बात ना हो, ये एविडेंस क्या है। तो पुलिस ऑफिशियल्स को कोर्ट में उसका जो बयान है, उसका जो टाइमिंग है, वो भी एविडेंस पे लानी चाहिए, क्योंकि वो रेलेवेंट है। तो ये सिखाना चाहता है आपको कि जिसके कारण दुर्घटना घटित होती है, जिन कारणों से दुर्घटना घटित होती है, उसके जो इफेक्ट हैं उनकी भी एविडेंस कोर्ट में लानी चाहिए। तो उसकी हत्या हुई तो उसमें जब तक हम ये एविडेंस नहीं जोड़ेंगे कि इसने इसके खिलाफ गवाही दी थी, इसके बाद हत्या हुई, तो ये शामिल हो सकता है। तो एक ऐसी एविडेंस का प्रूफ हो सकता है, ये एविडेंस ऐसी हम ला सकते हैं। ये कहता है सट्टेबाज है, मोहल्ले में सट्टा कराता है,
किसी ने पुलिस ने शिकायत करी, उसने उसका सिर फोड़ दिया या वो मर गया, मार दिया उसे। तो ये क्या है? ये एक इंसिडेंट के बीच में कॉज बताता है कि किस कारण से ये मारपीट हुई है, इसके ऊपर प्रकाश डालता है। तो ये घटना किसका परिणाम है? सट्टे की कंप्लेंट की गई, उसका परिणाम क्या हुआ? उसे पीटा गया। ये घटना स्थल पर उथल पुथल, ये सब परिणाम बताती हैं। तो ये परिणाम, जूतों पर पैर के निशान, खून का पड़ा होना, वहां तोड़ फोड़ होना, ये परिणाम और घटना के लड़ाई के प्रभाव को बताती हैं। तो ऐसी चीजें जो प्रभाव को बताती हैं, उनको पुलिस को एविडेंस में लेना चाहिए, और ये एविडेंस का पार्ट है और न्यायपालिका की हेल्प करेंगे। मान लो कोई एक लाश तालाब से निकाली, उसने लाश को इसलिए पानी में डाल दिया कि लोग समझे डूब के मरा है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि नहीं, इसके चोट मारी गई और इसके पेट में पानी नहीं है। क्योंकि जैसे आदमी मर जाता है तो पानी फिर पी नहीं सकता। पानी जिंदा आदमी पी सकता है, मरा आदमी नहीं पी सकता। जो वो डूबेगा, डूबते वक्त पानी पी सकता है, उसके पेट में जाता है। लेकिन आपने मरा हुआ आदमी डाला तो उसकी सांस रुक गई है। अगर सांस रुक गई तो पानी अंदर नहीं जाएगा, पानी जाएगा तो कम मात्रा में जाएगा। पहले तो चांसेस ही नहीं है जाने की, अगर बात कर तो वैसे भी जाएगा ही नहीं। और तो ये जो बात है उसकी, अब ये क्वेश्चन ये है कि उसकी मृत्यु होने का कारण क्या है, किसके कारण मृत्यु? तो प्रश्न ये है, चोट के मृत्यु चोट के कारण हुई या डूबने के कारण हुई? चोट के कारण मृत्यु हुई, तो चोट क्या है? चोट से मृत्यु हुई, नंबर एक बात, हमें चोट सिद्ध करनी है। दूसरी, मृत्यु किस वजह से हुई है? चोट की वजह से हुई है। तो परिणाम क्या है? वो मृत्यु है। परिणाम क्या है? मृत्यु। और कारण क्या है? कि चोट लगी थी। तो ऐसी एविडेंस भी हमें फाइल पर लानी चाहिए। और उस तालाब के पास जहां ये वो आदमी मरा पाया गया, उसके पास झगड़े के निशान थे। तो ये सब चीजें प्रमाण है, प्रमाण है, ये रेलेवेंट है। प्रत्येक कारक कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ जाता है, जो प्रभाव केवल उस कार्य का होना ही नहीं दर्शाते, बल्कि उसकी प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। प्रत्येक कारक कुछ न कुछ प्रकोप छोड़ जाता है, प्रभाव छोड़ जाता है, जो प्रभाव केवल उन कार्य का होना ही नहीं दर्शाते, बल्कि उसकी प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डालते हैं। कोई केस हत्या है या आत्महत्या है, ये जब हम उसके प्रभाव को देखेंगे तो पता लगेगा। मेडिकल एविडेंस लाएं, हत्या है, हत्या, जहर दी गया, तो जहर के प्रभाव अलग होते हैं, और बिना जहर के आदमी मरता नेचुरल डेथ से, उसके प्रभाव अलग होते हैं। चोट के क्या प्रभाव हैं वो अलग होते हैं। तो इन प्रभावों को देखने का वो है। तो हम इसमें ऐसी एविडेंस ला सकते हैं जो कि ये अवसर प्रदान करती है, घटना के होने का अवसर प्रदान करे। देखिए, एक बात आप मान के चलें कि बिना अवसर के कोई अपराध नहीं होता, बिना अवसर के कोई अपराध नहीं होता। एक आदमी की जेब कट गई, कहां कटी? ये आपने फाइल पे एविडेंस ही नहीं लाए भाई साहब। तो एक पुलिस ऑफिसर का काम है, जिसकी जेब कटी, एक आदमी बोला जी मेरी जेब कट गई, तो पुलिस का सबसे पहला कर्तव्य है कि ये पूछे कि तेरी जेब कहां कटी, वहां जाकर नक्शा बना हुआ उसका। अब वो बताए कि जी मैं रेलवे स्टेशन की लाइन में लगा था, तो वहां भीड़ होती है। तो ये जो भीड़ का वाला फैक्ट है, ये एविडेंस में लाया जाना चाहिए, क्योंकि भीड़ अपराध जेब कतरे को अवसर देती है अपराध करने का। तो उस जेब कतरे को अवसर मिला, इस बात का प्रतीक है ये भीड़। मंदिर के बाहर से चप्पल चोरी हो जाती है, मंदिर मस्जिद के बाहर से, लेकिन चर्च में से चोरी नहीं होती। कारण
मंदिर मस्जिद में जूते लोग बाहर उतार देते हैं, चर्च में जूते पहन के चले जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए अपने। कई जगह अलाउ भी है वहां, आपके यहाँ नहीं है अलाउ, बाहर चले जाते हैं, तो चोरों को अवसर कहाँ मिला? तो चर्च में तो मिलेगा नहीं अगर जूते अंदर पहन के चले जाते हैं, सपोज करो। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, हो सकता है चर्च में भी लोग नंगे पाँव जाते हो, लेकिन चलो मैं हटा देता हूँ चर्च को, अभी यहाँ से हटा देता हूँ। मंदिर मस्जिद के अंदर लोग जूते पहन के बाहर उतार के चले जाते हैं, तो जूते चुराने वाले को अवसर कहाँ मिलेगा? बाहर मिलेगा। तो इस अवसर भी एक एविडेंस का पार्ट। पिक्चर लाइन है, पिक्चर लाइन में टिकट में लोगों को जेब करते थे पहले बहुत भीड़ में, तो उस भीड़ से संबंधित एविडेंस भी हमें फाइल पे लानी चाहिए। एक आदमी लुटेरा है, वो लूटता है, कहाँ लूटेगा? शहर में बिल्कुल बीचों बीच तो लूटा नहीं, कोशिश वहां करेगा जहां अन्य आदमी ना हो, सुनसान जगह हो। तो इस सुनसान जगह अवसर प्रदान करती है, तो इस अवसर को फाइल पे लाया जाना जरूरी है। तो ऐसी एविडेंस है जो अवसर को बताती हूँ, इंगित करती हूँ, या ट्रांजैक्शन का पार्ट बनती हूँ, या घटना की स्टेट ऑफ थिंग्स को बताती हूँ, उनको फाइल पर लाना एक पुलिस ऑफिशियल का कर्तव्य है। एक आदमी पर यह आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या की। वो अपने बचाव में कहता है गोली उसकी दुर्घटना से चली। अब यहां रिलेवेंट क्या है, और तो इसमें देखना पड़ेगा हेतु क्या था उस आदमी का। उस आदमी का हेतु क्या था, उस औरत की मौत का कारण क्या था। ये तो पता लग गया, गोली चली, गोली किन परिस्थितियों में चली वो ये बता रहा कि मेरे से गलती से चल गई, लेकिन उसका मोबाइल चेक किया गया तो उसका किसी और औरत से 20 बार बातों का ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब यह है कि वो अपनी पत्नी से संबंधों से खुश नहीं था, बल्कि दूसरी औरत से उसका इंटरेक्शन था। तो ये फैक्ट उन दोनों पति पत्नियों की संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। तो ये क्या है, ये उस स्टेट ऑफ थिंग्स, वस्तुओं की स्थिति को प्रकाश डालते हैं। तो ऐसी एविडेंस भी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। ये सिर्फ ये सेक्शन कहना चाहता है कि हमको ऐसे कॉजेज, ऐसे इफेक्ट, ऐसे ओकेजन्स जो इमीडिएट और अदरवाइज ना हो, इमीडिएट हो अदरवाइज हो, उनको भी रिकॉर्ड से जोड़ के देना चाहिए। तो ये सारी चीजें एक तैयारी बताती है। अब इसका नया सेक्शन है, सेक्शन 6। इसका सेक्शंस का, इनका हर चीज जो है ना, एक वो है। सेक्शन 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो 7 ही मिनट है मेरे पास में, चलो कोशिश करता हूं इसे क्लियर करने की। एनी फैक्ट्स इज रेलेवेंट, कोई भी फैक्ट्स रिलेवेंट है, विच सोज और कंस्टिट्यूट ए मोटिव और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट है। एनी फैक्ट इज रिलेवेंट, हर वो तथ्य इंपॉर्टेंट है जो ये दर्शित करे कि आदमी का मोटिव क्या था, उसने क्या तैयारी की, और उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट क्या था। इशू विद रेलेवेंट फैक्ट, the conduct of any party or of any agent to the party to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, are the conduct of any person an offense
against whom is subject of any proceeding is relevant. If such conduct influence or influenced by any fact in issue or relevant fact, or whether it was previous subsequent thereto. The words conduct in this section does not include statement unless those statements accompany and explain acts other than the statement, but the explanation is not to affect the relevancy of a statement under the occasion under other section of the अधिनियम. अब जरा सा इसे समझो जरा. कोई भी जो घटना होती है उसका कोई मोटिव होता है. आदमी उसकी प्रिपरेशन करता है और उसका पूर्व कंडक्ट और बाद का कंडक्ट जो है ये भी होता है. पूर्व का और बाद का कंडक्ट होता है. तो ये वाला जो सेक्शंस है, ये जो सेक्शन 6 है, देखिए दो प्रकार की घटनाएं होती हैं. देखो ये चैप्टर नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. ये 6 मिनट में 4 मिनट में खत्म नहीं हो पाएगा और ये आपको समझाना बहुत जरूरी है, बहुत बढ़िया तरीके से, बड़े उच्च स्तर से इसका समझाना जरूरी है. तो मैं इस टॉपिक को यही रोकता हूं. इस वाले सेक्शंस को मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि चलो इस पे थोड़ी सी बात करते हैं, पढ़ाएंगे बाद में इसको. देखिए जिंदगी में कोई भी जो अपराध है ना, वो बिना मोटिव के नहीं होता. मोटिव एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है और उससे संबंध में हमने क्या तैयारी की वो एक बहुत बड़ा इशू है. और प्रीवियस क्या कंडक्ट है, सब्सिक्वेंट क्या कंडक्ट है, ये जो सेक्शन है, चलो जितना इसमें होता 3 मिनट में उसको देखते हैं से, फिर बाद में पूरा कर लेंगे. तो ये जो चीजें हैं जो इसको रेलेवेंट बनाती, इन चीजों को जो है, देखिए एक केस होता है सर्कमस्टांशियल केस. सर्कमस्टांशियल केसेस जो होते हैं, देखिए दो प्रकार के एविडेंस होती है हमारे पास. एक तो एक है कि एक आदमी थाने आता है और वो कहता है कि साहब मेरे भतीजे का फलाने व्यक्ति ने कत्ल कर दिया. तो ये तो हो गया डायरेक्ट एविडेंस का केस. क्या है? डायरेक्ट एविडेंस का केस हो गया. इसमें तो कोई जो एविडेंस कलेक्ट की जाएंगी, कोई बहुत ज्यादा एविडेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी गवाह हमारे पास है. आगे आगे जैसे भी चलेंगे तो आपको ये भी पता लगेगा कि किस प्रकार की एविडेंस होती है, कौन कौन सी एविडेंस होती है, एविडेंसों के क्या प्रकार हैं. तो ये जितने भी आप पुलिस ऑफिसर हैं या जितने स्टूडेंट्स हैं या जिनको लॉ करने की इच्छा है, उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त. ये तो भारत साक्ष्य अधिनियम आपको पढ़ाया जा रहा है, ये बहुत काम का है. तो जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केसेस होते हैं जिनके अंदर कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं होता, जिसने घटना को घटित होते हुए देखा हो, तो वहां पर ये मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट की एक चेन बनती है. चेन कोई लोहे से चांदी की नहीं, घटना का क्रम बनता है जो देखने में और एविडेंस आने पर जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, और जो घटना स्थल से लेकर मुलजिम के पास तक हमें ले जाता है खींच के कि यही मुलजिम है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता, यही मुलजिम है, इसके अलावा. ये जज को ये विश्वास करा देती हैं वो घटनाएं, वो स्थितियां, सर्कमस्टांशियल एविडेंस की कड़ियां कि मुलजिम यही है, इसी ने हत्या की है. तो ऐसे केसेस को जिनके अंदर ब्लाइंड मर्डर होते हैं, जिनके अंदर कोई घटना को देखता नहीं है या घटना को देखता नहीं है तो सामने नहीं आता है, या किसी ने घटना देखी नहीं होती,
तब ऐसे केसेस में सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात होती है। तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सॉरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ये सेक्शन 6 उसकी बात करता है कि सर्कमस्टांशियल एविडेंस को किस तरीके से कलेक्ट किया जाए। डायरेक्ट एविडेंस करना तो बहुत आसान खेल है केस को करने से, लेकिन जहां सर्कमस्टांशियल केस हो, ब्लाइंड मर्डर हो, जहां कोई सबूत नहीं है, उनको सिद्ध करने के लिए बहुत टैलेंट का काम चाहिए। तो ऐसे ये पुलिस वालों के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या एविडेंस कलेक्ट करें। तो इसलिए इसको मैं आज ना पूरा करके इसको लेक्चर नंबर 65 में 65 में आप इसको लूंगा सर, L65 में, क्योंकि टाइम नहीं था 3 मिनट के अंदर ये लेक्चर, फिर बड़ा नुकसान हो जाएगा स्टूडेंट्स का हमारे का। तो नमस्कार, फिर कभी